गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में, चैनल डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं आज फुजियान की। चाइना के सबसे बड़े सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ ही आज ये है एक्चुअली, और इसलिए मैंने इसको आज पहले चैनल पर भी पेश किया, इस चैनल पर भी मैं पेश कर रहा हूँ। और ये 80,000 टन का दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आज उन्होंने इंडक्ट कर दिया नेवी के अंदर, और इस मौके पर शी जिनपिंग भी मौजूद थे। जी हाँ, चाइना की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट है आज का दिन, जो उनको एक स्ट्रेटजिक एडवांटेज देता है। इसके साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से उनके बॉर्डर के ऊपर झड़पें हुई हैं, गोलाबारी हुई है, 5 लोगों की मौत भी हुई है। इलॉन मस्क को एक नया सैलरी पैकेज दिया जा रहा है। दुनिया में मुझे लगता है कि मुश्किल से 15-20 देश ऐसे होंगे दुनिया में 200 में से, जिनका पूरा इकॉनमी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा होगा। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा होगा, मुश्किल से 15-20 होंगे, शायद इतने भी ना हों। लेकिन साहब, इलॉन मस्क की सैलरी पैकेज $1 ट्रिलियन, या उसका जो एक इंसेंटिव पैकेज है $1 ट्रिलियन, ये भारत के 2 साल के बजट के बराबर है। जो हमारा बजट आता है ना, 2 साल का बजट साहब, उसके बराबर ये इलॉन मस्क को पैकेज मिलेगा। ये दुनिया में ना कभी सुना गया, ना कभी देखा गया, ना कभी इसके बारे में कोई बात हुई, ना ही उस लेवल पे कभी किसी ने सोचा कि ये भी हो सकता है क्या। इसके अलावा शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आया है, और शेख हसीना आजकल काफ़ी एक्टिव हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो उनकी एक्टिवनेस थोड़ी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई है। तो चलिए आज बात करते हैं, पहले क्या कहते हैं, फुजियान की बात करेंगे। फुजियान अपने आप में 80,000 टन का, मैंने इस पर काफ़ी खबरें दी हैं, पहले से देता आया हूँ। ये 003 के नाम से जाना जाता है, और जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है वो चाइना का पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और उसका नंबर है टाइप 004। सैटेलाइट पिक्चर शो करती है, और मैंने उसके बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचाई है, और उम्मीद है कि वो 3 साल के अंदर अंदर उसको तैयार कर लेगा। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, जो सबसे बड़ा है 80,000 टन का, उसे भी 3.5 साल के अंदर अंदर इंडक्ट कर दिया गया नेवी के अंदर। जिनपिंग इस मौके पर मौजूद थे। जी हाँ, जिनपिंग इस मौके पर मौजूद थे। और फुजियान, भारत हो या अमेरिका हो, कई देशों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है। इसके अंदर पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम, यानी कि ईमॉल्स जिसको कहते हैं, वो लागू किया गया है। ईमॉल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम। भारत चाहता है कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ईमॉल्स, उसको लागू करें। लेकिन अमेरिका ने भारत को वो टेक्नोलॉजी देने से फ़िलहाल तो इनकार किया हुआ है, और भारत अभी भी जो स्टोबार, मतलब समझो आज से 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चाइना ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम जो है, जिसे ईमॉल्स भी कहा जाता है, उसने दरअसल लागू कर दिया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के सुपर कैरियर्स में है। अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड सुपर जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं साहब, और चाइना का ख्वाब है कि वो अगले कुछ सालों के अंदर अमेरिका के बराबर न्यूक्लियर पावर्ड अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए। ऑलरेडी उनके पास इस समय 3 स्टेम एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, और ये अपने आप में एक भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि भारत के पास जो 2 विक्रमादित्य और विक्रांत जो हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट की जो क्षमता है वो सिर्फ 40-45 हज़ार टन की है, जबकि एक और उनके अलाइनिंग और एक शेडोंग जो है, उनकी जो पावर है, जो टनेज है, वो 60 से 70 हज़ार टन की है। इसका मतलब ये हुआ कि फुजियान तो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से एग्जैक्टली डबल है, और जो उनका नया
न्यूक्लियर पावर्ड जो बनना शुरू हो गया, जिसकी सैटेलाइट पिक्चरें आ रही हैं, वो 1,10,000 टन का होगा। फुजियान के ऊपर 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें J-35 स्टेल्थ फाइटर्स भी हैं और कई और भी हैं। KJ-600 अर्ली वार्निंग सिस्टम भी रहेंगे और ब्लू वाटर नेवी की ओर उनका ये बड़ा कदम है, खासतौर से जबकि ताइवान के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी टेंशन बढ़ रही है। फुजियान का इंडक्ट किए जाना और उस मौके पर जिनपिंग का होना, ये अपने आप में अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है। इन एक्चुअलिटी चाइना की नेवी इस टाइम दुनिया की बिगेस्ट नेवी हो गई है। लेकिन हाँ, एक बात अभी भी कहूँगा, हो सकता है नंबर ऑफ जो शिप्स हैं उसमें चाइना नंबर 1 हो गया दुनिया में, लेकिन पावर के मामले में अभी भी अमेरिका ही नंबर 1 है, क्योंकि 11 न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स उसके पास हैं और इससे मजबूत कोई और नेटवर्क है नहीं। ये हमें समझने की ज़रूरत है और चाइना को इस बात का पता है। अब फुजियान की तैनाती अमेरिका की नेवल स्ट्रेंथ को एक चैलेंज दे रही है। ये धीरे धीरे न केवल साउथ चाइना सी में, बल्कि इंडियन ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी के अंदर और साथ में पैसिफिक ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाएगा। अमेरिका की चिंता यहीं से निकल के आ रही है, भारत की चिंता भी यहाँ से निकल के आ रही है कि अल्टीमेटली इस किस्म का जो नेवल एक्सपेंशन है, जो दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है और भारत के चारों ओर उसने अपना शिकंजा कसा हुआ है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कहा जाता है। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी न्यूज़ टाइम में डालेंगे तो आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। और ऑलरेडी उनके पास अरब सागर में गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, श्रीलंका के अंदर साउथ में हम्बनटोटा पोर्ट है, इसके अलावा मालदीव्स के कुछ आइलैंड्स उनके पास हैं और कोको आइलैंड म्यांमार के अंदर, जो कि बेसिकली बे ऑफ बंगाल में अंडमान के ऊपर, वो भी उनके पास हैं। तो आप सोच सकते हो कि भारत को चारों ओर से चाइना ने घेरा हुआ है और अब फुजियान का आना अपने आप में शायद हो सकता है कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये अभी जो 004 लॉन्च किया गया उनके द्वारा, वो अपने आप में जो न्यूक्लियर पावर्ड जो उनका सिस्टम होगा, और भारत भी चाहता है कि इंडिया का नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल जो है वो भी न्यूक्लियर पावर्ड हो। लेकिन समस्या भारत के साथ सारी है कि भारत को एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का अनुभव नहीं है। भारत के पास देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक अच्छे बड़े लेवल का बनाने का भी अनुभव नहीं है, और जो अभी तक है, जो विक्रांत बनाया है, वो भी एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी उसमें जो टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो आज के ज़माने में फिट बैठती नहीं है। अब इन हालातों के अंदर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि आप अल्टीमेटली कैसे निपटेंगे, क्योंकि फुजियान जो कि 17 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, यानी कि बनाने की शुरुआत हुई थी, मई 2024 में उसके ट्रायल स्टार्ट हो गए थे और अब उसको ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया, इंडक्ट कर दिया गया चाइनीज़ नेवी के अंदर। और जो ख़ास बात मैंने बताई कि ई-मॉल सिस्टम है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, जो इंडिया चाहता है अपने सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अमेरिका से, और अमेरिका देने से लगातार इनकार कर रहा है कि मैं आपको नहीं दूंगा। तो चाइना का एक किस्म से एक बिग लीप है, क्वांटम जंप है एक किस्म से कहा जाए समुद्र के अंदर, और वो उसकी ब्लू वाटर जो नेवी है उसको वो आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद आते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जी हाँ, इनके बीच में जो झड़पें हो रही हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गोलाबारी हुई, काफ़ी देर तक गोलाबारी हुई, 5 लोगों की मौत हुई। इस्तांबुल में यानी कि टर्की में जो बातचीत चल रही है वो बातचीत फेल होती नज़र आ रही है, क्योंकि अखुंज़ादा हैबतुल्ला जो कि सुप्रीमो है, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के सामने घुटने मत टेकना, उनकी शर्तों के ऊपर कोई समझौता करके वापस मत आना। और पाकिस्तान को डर ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP जो है उसको तालिबान जो है वो सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं उसने पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा के रखा हुआ है। जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो सारा घटनाक्रम हुआ है वो पाकिस्तान समझता है कि वो सारा का सारा TTP और तालिबान के द्वारा वो स्पॉन्सर्ड है उसके अंदर। अभी जो गोलीबारी हुई है वो साउथ कंधार प्रोविंस के स्पिन बोल्डक डिस्ट्रिक्ट है।
ये वहाँ पर गोलीबारी हुई है। बहुत लंबी चौड़ी गोलीबारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10-15 मिनट की गोलीबारी हुई, हैवी उसमें शेलिंग हुआ है और उसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 लेडीज़ हैं और 1 पुरुष है। 6 लोग घायल हुए हैं। अब ये कहाँ पे हुए ये तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये सभी जो लोग मारे गए हैं ये अफ़गानिस्तान की साइड में पाकिस्तान की फायरिंग के अंदर मारे गए हैं। अब जो दोहा के अंदर जो बातचीत हुई थी और पहले भी इस्तांबुल के अंदर जो 2 राउंड की बातचीत हुई थी वो फेल हो चुकी है और तीसरे राउंड की बातचीत भी ऑलमोस्ट अब फेल होने की ओर चली गई है, क्योंकि बीच बीच में सीज़ फायर तो ब्रेक हो ही रहा है। और वही पाकिस्तान के जो कई मिनिस्टर्स हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि तालिबान को या तालिबान गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि अब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर गए हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ और लोग भी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के या सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वक्त आ गया कि उनको एक सबक सिखाया जाए। अब पहले जब झड़पें हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें 50 से ज़्यादा जो सिटीजन्स थे उनकी मौत हुई थी, 450 लोग इंजर्ड हुए थे। और इस बीच में पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी करीब 23 सोल्जर्स जो उनके थे वो मारे गए थे और 29 जो थे बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे उसके अंदर। एक और खबर पे आते हैं साहब, वो है एलन मस्क के ऊपर। और एलन मस्क को अब $1 ट्रिलियन की सैलरी का पैकेज दिया गया है। $1 ट्रिलियन, भाई क्या करेगा इतना पैसा वो? ये इंडिया के 2 साल के बजट के बराबर है साहब। $1 ट्रिलियन के अंदर अब मैं क्या बताऊं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 बिलियन डॉलर होते हैं। 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन बनता है। इसलिए कहा जाता है ना अमेरिका की इकॉनमी $30 ट्रिलियन की है, तो 30 ट्रिलियन यानी कि 1000 जोड़ लो उसके अंदर, 30 × 30 तो 30,000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। भारत की इकॉनमी कितनी है? अगर $4 ट्रिलियन है तो 4000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। अब साहब भारत की इकॉनमी का चौथा हिस्सा, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी, उसका चौथा हिस्सा यानी कि $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज एलन मस्क को मिलेगा साहब। अब डील एक्सेप्ट हो गई साहब, लेकिन ये शर्त भी आगे रखी गई कि 10 सालों में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कार कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत इंक्रीज आपको करना पड़ेगा। बड़े जो सेलिंग टारगेट्स हैं उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। जब ऑस्टिन के अंदर ये डिक्लेरेशन हुई तो मस्क जो थे वो प्लेटफॉर्म पे आए और चारों तरफ उनके नाम की गूंज थी। और मुझे लगता है कि दुनिया में तो मुश्किल से 15 मुल्क होंगे जो $1 ट्रिलियन से ऊपर की जिनकी इकॉनमी है, मुश्किल से 15-20 मुल्क होंगे। और यहाँ पर एक शख्स की सैलरी की बात हो रही है 1 ट्रिलियन से ऊपर। भाई इस दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आता। आखिरकार उनको $1 ट्रिलियन मिल भी जाएगा, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर मिल भी जाएंगे, तो उसका करेंगे क्या? वो कौन सा नया ताजमहल बना लेंगे? वो क्या करेंगे इतने का? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि इंसान क्या पैसे को खा सकता है क्या? पैसे को पहन सकता है क्या? क्या कर लेगा? महंगे हवाई जहाज खरीद लेगा, शिप खरीद लेगा, महल खरीद लेगा, लेकिन रोटी तो वही खानी है ना भाई, 2-3 रोटी खानी है, और क्या खा लेगा? कुछ सोने की रोटी बना के थोड़ी खा लेगा। एक आखिरी खबर पे आते हैं। शेख हसीना का फिर से एक स्टेटमेंट है, काफ़ी एक्टिव है आजकल वो, उनके बहुत स्टेटमेंट आ रहे हैं जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। और शेख हसीना ने अभी हालिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि मुझे तो दोषी ठहराए जाने से पहले ही सज़ा दे दी गई है। उनका कहना है कि बांग्लादेश से निकल के करीब करीब 15 महीनों का वक्त हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया है। और उन्होंने एक इंटरव्यू आया हिंदू न्यूज़पेपर में, उनका कहना है कि हाँ मेरी गलती हुई है। वो बोलती है कि शायद जब ये रिवोल्ट हो रहा था तो हमसे शायद निपटने में गलतियाँ हुई हैं। उनको लगता है कि अगर हम उससे बेहतर ढंग से निपट पाते जो रिवोल्ट हुए तो आज ये हालात नहीं पैदा होते थे। और अवामी लीग का जिसके ऊपर की बैन लगाया गया है वो सिचुएशन भी यहाँ पर इमर्ज नहीं होती थी। बांग्लादेश को लेकर शेख हसीना ने कहा कि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से स्थितियाँ बांग्लादेश में चेंज हो रही हैं। उन्होंने गलतियाँ एक्सेप्ट की हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके जो ऑफिशियल्स ने फैसले लिए वो ठीक किस्म के फैसले थे और
जान माल के नुकसान को कम करने के इरादे से फैसले लिए गए थे। पर अब जो भी है, जैसा भी है, फ़िलहाल तो शेख हसीना भारत में है और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में उनको फांसी की सज़ा भी मिल सकती है। क्या कहा जाए साहब, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। अब जो फैसला होगा, हमारा काम है खबर को आप तक पहुँचाना। कहाँ पर क्या हो रहा है और उसके बारे में हम क्या कहें, हम क्या रिएक्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को बचाने में आप हमारे मददगार भी होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। गुड नाइट।